हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूं सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे राज्य की सरकार के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राज्य की सरकार। यह इस टॉपिक का भाग 1 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। भारत में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। यानी जो हमारा देश है भारत, उसमें पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे और एक हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो वह देश की राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसलिए दिल्ली में एक अलग से मतलब कि मुख्यमंत्री भी है। तो ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये हमारे बुक पुरानी प्रिंट है, इसलिए उसमें ये पुराना रिकॉर्ड है। वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की और राज्य की संख्या में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पिछले साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 बढ़ गई है, जो कि 7 से बढ़कर 9 हो गई है। और यहाँ पर जो 29 राज्य लिखे हैं, ये शायद इसमें से 2 कम होकर 27 हो गई है। इनसे ही भारत का एक राजनीतिक इकाई एवं संघ राज्य बना है। यानी हम जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की बात कर रहे हैं, इन्हीं से हमारे भारत का एक राजनीतिक इकाई एवं संघ बना है। 29 राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को विधानसभा गठित करने का अधिकार दिया गया है। 29 राज्यों को, यानी कि जो हमारे देश में राज्य है उनको, और इसके अलावा जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी को विधानसभा गठित करने का अधिकार दिया गया है। आपने देखा होगा कि राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, तो इसलिए राज्यों के अलावा जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है और इसके अलावा एक और जो हमारा केंद्र शासित राज्य है पांडिचेरी, इन सभी को विधानसभा गठित करने का अधिकार दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश बहुत छोटे होते हैं। इन क्षेत्रों में स्थानीय शासन केंद्र शासन के नियमानुसार संचालित होते हैं। अपने अपने राज्यों में राज्य की सरकारें शासन का संचालन करती हैं। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वह राज्यों की अपेक्षा छोटे होते हैं और इनमें स्थानीय शासन केंद्र शासन के नियमों के अनुसार मतलब चलता है। अपने अपने राज्यों में राज्य की सरकारें संचालन करने का अधिकार रखती हैं। यानी हमारे देश के जो राज्य हैं उन्हें अपने अपने राज्यों को चलाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अपने अपने राज्यों में राज्य की सरकारें, यानी जिन राज्यों में जो सरकारें होती हैं वह अपने राज्य का मतलब कि उस राज्य का वह संचालन करती हैं, यानी पूरे राज्य को संभालती हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुसार कुछ सूचियां तय की गई हैं। यानी जो हमारा देश का कानून है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, इसके अनुसार कुछ सूचियां बनाई गई हैं। इन सूचियों के आधार पर देश का शासन चलाया जाता है और ये सूचियां इस प्रकार है। यानी कि हमारे देश के कानून के अनुसार उसमें कुछ सूचियां तय की गई हैं और उन सूचियों के आधार पर ही देश को चलाया जाता है। उसके अनुसार देश का शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो वो सूचियां इस प्रकार है। नंबर 1 है संघ सूची। संघ सूची मीन्स केंद्र की सूची। राज्य सूची। राज्य सूची मीन्स जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है और संघ सूची में मतलब केंद्र सरकार कानून बनाती है। फिर तीसरे नंबर पर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मीन्स ऐसी सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बराबर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इस सूची को हम समवर्ती सूची कहते हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर की सूची है वह है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट मीन्स होता है बचा हुआ भाग, यानी कि शेष रहा भाग। जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कानून बनाने के बाद जो भी विषय शेष बच जाते हैं, उन पर केंद्र सरकार को ही यानी कि संसद को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इस सूची को हम कहते हैं अपशिष्ट सूची। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं ओवरऑल 4 सूचियां दी गई हैं। इन 4 सूचियों के आधार पर पूरे देश का संचालन होता है। संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं। यानी जो संघ सूची है, जो केंद्र की सूची है, उस सूची में 97 विषय हैं। उन 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन विषयों में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 97 विषय हैं और ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इसलिए इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह केंद्र सरकार मीन्स
देश की संसद। तो इन विषयों पर कानून देश की संसद बनाती है। राज्य सूची में 62 विषय रखे गए हैं। कितने विषय रखे गए हैं स्टूडेंट्स? 62। तो जो राज्यों की जो सरकारें हैं या राज्य की जो सूची है उसमें 62 विषय हैं। तो यानी कि 62 विषयों पर विधानमंडल या विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। इन विषयों में संसद कानून नहीं बनाती। मीन्स जो 62 विषय हैं, इन विषयों पर केवल और केवल राज्य की विधानमंडल या विधानसभा ही कानून बनाती है और इन विषयों पर संसद यानी कि केंद्र सरकार कानून नहीं बनाती है। समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम संविधान के अनुसार 4 सूचियों की बात कर रहे हैं। 2 सूचियों के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे तीसरी सूची जो कि समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय। अलग चारों सूचियों में अलग अलग संख्या दी गई है। तो समवर्ती सूची की संख्या 52 है, 52 है। तो इन विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया, जो समवर्ती सूची होती है उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होता है। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून ही लागू होता है। यानी इसका मतलब ये है कि वैसे तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार यानी कि संसद और विधानसभा दोनों को है, लेकिन यदि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दोनों के कानून बनाने में मतभेद हो जाए और दोनों के विचार ना मिले, तो ऐसी परिस्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य किया जाता है। संसद ही फिर इस पर कानून बनाती है। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर की जो अवशिष्ट सूची है उसकी। तो अवशिष्ट सूची में संख्या निर्धारित नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अवशिष्ट सूची मीन्स ऐसी सूची जो कि विषय शेष रह जाते हैं उसे हम अवशिष्ट सूची कहते हैं। तो अवशिष्ट सूची के जो विषय हैं उनकी संख्या निर्धारित नहीं है। संविधान निर्माण के समय जो विषय निश्चित नहीं हुए वे इस सूची में शामिल किए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, साइबर, मोबाइल, टेलीफोन, दूरदर्शन एवं विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल। इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार को है, मीन्स केंद्र सरकार को है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अवशिष्ट सूची के विषयों की। जैसा कि मैंने आपको बताया, अवशिष्ट सूची के विषय निश्चित नहीं है। और क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि जब हमारे देश का कानून बनाया गया था उस समय ये विषय थे नहीं, जो बाद में समय के अनुसार बढ़ते गए। इसलिए अवशिष्ट सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची के बनने के बाद जितने भी शेष रह जाते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें जैसे उदाहरण के लिए आपको साइबर, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीफोन, दूरदर्शन, टीवी के चैनल, ये सभी विषय शामिल किए गए हैं। इन सभी पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह सिर्फ संघ सरकार को है, मीन्स केंद्र सरकार को है। तो इनके लिए कानून बनाने थी केंद्र सरकार, मीन्स संसद। तो इनको ही इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार दिया गया है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा की। हम राज्य की सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा। हमारा राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। तो हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा, संविधान द्वारा राज्यों की विधानसभा सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है। यानी हमारे देश के कानून के अनुसार राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उन विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है कि मतलब राज्य में कम से कम कितने विधानसभा सदस्य रखे जाएंगे। तो यह संख्या अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 है। यानी कि राज्यों के लिए जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वह कम से कम 60 और मैक्सिमम 500 है। 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं होगी। सिक्किम तथा पांडिचेरी जैसे छोटे राज्यों में यह संख्या 40 व 30 है। सिक्किम और पांडिचेरी ये दोनों छोटे राज्य हैं, इसलिए इनके विधानसभा सदस्यों की संख्या इनकी संख्या छोटी है। पांडिचेरी तो एक केंद्र शासित राज्य है और सिक्किम नॉर्मल राज्य है। तो ये दोनों ही राज्य छोटे हैं, इसलिए इनके सदस्यों की संख्या कम है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में यह संख्या 230 है। यानी जो हमारा राज्य है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या यानी विधानसभा के
सदस्यों की संख्या 230 है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व यह संख्या 320 थी, यानी जब हमारे देश में 1 नवंबर सन 2000 जब छत्तीसगढ़ बना था, उसके पहले तक 230 की जगह 320 थी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद में ये संख्या घटकर हो गई 230। संविधान के अनुसार प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थान आरक्षित हैं। तो यानी राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए भी अलग से स्थान आरक्षित किए गए हैं, मतलब इनके लिए स्थान रिजर्व किए गए हैं। विधानसभा सदस्य को विधायक या एमएलए या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। यानी कि मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि विधानसभा सदस्य को हम क्या कहते हैं, या तो हम विधायक कहते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे विधायक कहते हैं। विधायक के अलावा उसी को हम एमएलए कहते हैं, और उसी को हम एमएलए जो कहते हैं, एमएलए का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस तरह जो संसद का सदस्य होता है, जो लोकसभा सदस्य होता है, उसे हम शॉर्ट में एमपी कहते हैं, और एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे ही जो विधायक होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उन्हें हम एमएलए कहते हैं। तो और एमएलए का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्हें कहा जाता है। अब हम बात करेंगे विधायक बनने के लिए अर्हताएं, यानी कि विधायक बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए, मीन्स इतनी शर्तें कम से कम उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। नंबर 1 है वह भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति विधायक बनना चाहता है, यानी कि एमएलए बनना चाहता है, पहली जो शर्त है या जो आवश्यकता है वो ये है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि जो व्यक्ति विधायक पद का चुनाव लड़ रहा है उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो सकती है, लेकिन 25 से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी कि जो व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ रहा है वह व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन कोई नौकरी ना करता हो, यानी कहीं और से आर्थिक लाभ ना ले रहा हो। और इसकी चौथी और जो अंतिम शर्त है वो ये है कि दिवालिया अथवा पागल ना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दिवालिया मीन्स होता है जब किसी व्यक्ति के व्यापार में घाटा हो जाता है और उसका घाटा इतनी हद तक या इस लेवल तक पहुंच जाता है कि वह अपनी सारी संपत्तियों को बेचकर भी अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता। उस स्थिति में हम उसे दिवालिया कहते हैं। तो जो व्यक्ति और मेंटली रूप से ठीक हो, यानी पागल ना हो, तो जो व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ रहा है वह दिवालिया अथवा पागल भी ना हो। विधानसभा के गठन हेतु विधायकों का चुनाव एवं प्रक्रिया, यानी कि किस तरह इनका चुनाव किया जाता है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा हेतु 230 स्थान इस प्रकार निर्धारित है, यानी कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वह 230 है, ताकि समान प्रतिनिधित्व हो सके। यानी 230 जो संख्या रखी गई है वह इस अनुपात में रखी गई है कि समान प्रतिनिधित्व हो सके। एक व्यक्ति एक ही क्षेत्र का विधायक हो सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो विधायक का चुनाव लड़ रहा है वह सिर्फ एक ही जगह एक ही क्षेत्र का विधायक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक क्षेत्रों से चुन लिया गया हो तो एक को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से त्यागपत्र देना होता है। यानी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे देश के कानून में ये व्यवस्था है कि एक व्यक्ति एक साथ 2 जगह से चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन वह 2 जगहों से चुनाव जरूर लड़ सकता है, लेकिन उसे चुनाव जीतने के बाद एक जगह से इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब एक क्षेत्र को छोड़कर उसे सिर्फ एक ही क्षेत्र से विधायक के पद पर वह रह सकता है, लेकिन चुनाव दोनों जगहों से लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के बाद उसे एक जगह से वह सीट खाली करनी पड़ती है, उस जगह से उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि किसी प्रत्याशी उम्मीदवार के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद हो तो उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। इस याचिका के स्वीकार कर लिए जाने पर उच्च न्यायालय अपना निर्णय देता है। यह निर्णय उम्मीदवार के विरुद्ध भी हो सकता है। हारने वाला पक्ष उच्चतम न्यायालय जा सकता है और उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। तो यदि किसी उम्मीदवार जो कि चुनाव में खड़ा हुआ है, विधायक के चुनाव में वह खड़ा हुआ है विधायक पद के लिए, अगर
उस उम्मीदवार के निर्वाचन चुनाव के संबंध में किसी संबंध में कोई विवाद है, किसी को कोई आपत्ति है, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय यानी कि राज्य के हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और इस याचिका के स्वीकार कर लिए जाने पर न्यायालय उसके संबंध में उसके बारे में अपना निर्णय देता है और यह निर्णय उम्मीदवार के विरुद्ध भी हो सकता है और उसके पक्ष में भी हो सकता है। जो व्यक्ति हार जाता है इसमें, जो हाई कोर्ट का जो निर्णय आता है, अगर वह निर्णय उस उम्मीदवार के विरोध में आता है, उसके विपक्ष में आता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और यदि उसके पक्ष में आता है और जिसने याचिका लगाई थी उसके विरोध में आता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता दोनों के लिए खुला होता है, जिसने याचिका लगाई है वह भी और जिसके बारे में लगाई है, जिसके खिलाफ लगाई है वह भी। तो दोनों व्यक्ति उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट का फैसला यदि विपक्ष में आता है तो फिर जो आखिरी रास्ता होता है वह सुप्रीम कोर्ट का होता है और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है वह अंतिम होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही हमारे देश की आखिरी अदालत है। चुनाव प्रक्रिया। भारत का चुनाव आयोग केंद्र व राज्य सरकारों से परामर्श करके एक अधिसूचना जारी करता है जिसमें चुनाव की तिथियां घोषित की जाती हैं। इन तिथियों में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन फार्म भरे जाने, नाम वापस लिए जाने, मतदान एवं मतगणना तिथि आम जनता को बताई जाती है। चुनावों का संचालन चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। यानी कि भारत का जो चुनाव आयोग है, यानी हमारे देश में जो चुनाव होते हैं हर 5 साल में, चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, मुख्यमंत्री के हों या फिर प्रधानमंत्री के हों, तो जो भी हमारे देश में चुनाव होते हैं तो ये उसके लिए एक चुनाव आयोग बनाया गया है हमारे देश के कानून के अनुसार। तो चुनाव आयोग केंद्र सरकार व राज्य सरकार से परामर्श करके, बातचीत करके एक अधिसूचना जारी करता है और इस अधिसूचना में वह चुनाव कराने की कि किन किन तिथियों में, किन किन डेटों में चुनाव होना है, इसको घोषित करता है। वे तिथियां घोषित करता है चुनाव आयोग और वो जो डेट चुनाव आयोग देता है, जो तिथियां देता है, तिथियां मीन्स डेट, यानी कि जो तारीख या जो डेट चुनाव आयोग तय करता है कि किस डेट में किस राज्य में चुनाव होंगे और चुनाव होने के बाद उसके नतीजे किस तारीख को घोषित किए जाएंगे, उनकी जनगणना कब की जाएगी, कब उसके नतीजे आएंगे, ये सारी बातें उन डेट्स के लिए मतलब कि बताई जाती हैं, उन डेटों में बताई जाती हैं और जनता के सामने इनको खोला जाता है, मतलब जनता को बताया जाता है अधिसूचना के द्वारा। जनता को ये पता चल जाता है कि कब कहाँ चुनाव होना है, कब वोट डलेंगे, कब उसके नतीजे आएंगे। इस तरह ये व्यवस्था हमारे कानून में की गई है। चुनावों का संचालन चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। मतलब जहाँ भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वह चुनाव आयोग की होती है। तो चुनाव आयोग की देखरेख में ही चुनाव होते हैं। जब चुनाव आयोग सभी चुने हुए विधायकों की सूची घोषित कर देता है तो विधानसभा गठित हुई मान ली जाती है। मतलब जब चुनाव आयोग सभी चुने हुए विधायकों की सूची घोषित कर देता है तो विधानसभा गठित हुई मान ली जाती है। विधानसभा का कार्यकाल। अब हम बात करेंगे विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा जो विधानसभा का कार्यकाल है वह 5 वर्ष का है। हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का है। सिर्फ राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसलिए विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी संकटकालीन स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेकर राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद भी राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकती है। जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, यानी कि संकट की स्थिति आ जाए, तो उस स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से यानी अपने मन से निर्णय लेकर राष्ट्रपति को राज्य में विधानसभा भंग करने की वह बात कह सकते हैं, यानी उनसे सिफारिश कर सकते हैं। और यदि राज्य की मंत्रिपरिषद भी चाहे तो वह भी राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकती है, मतलब सिफारिश कर सकती हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, वैसे तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष तक चलता है। लेकिन कभी 5 साल से पहले ऐसी परिस्थिति बन जाए, कभी कोई संकट की घड़ी आ जाए, तो उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर सकता है, यानी कि
विधानसभा भंग करने की अनुशंसा वह कर सकता है। इसके अलावा अगर राज्य के मंत्रिपरिषद को, राज्य के मंत्रियों को भी लगता है या नहीं, तो वह भी राज्यपाल से राज्य की सरकार भंग करने की अनुशंसा कर सकते हैं, यानी कि विधानसभा भंग करने की अनुशंसा वह कर सकते हैं। वह भी राज्य में विधानसभा मतलब राज्य में विधानसभा गिरने की बात अगर स्वीकार लें तो फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात राज्यपाल से वह स्वयं कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि विधानसभा के कितने अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं? विधानसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, आपको शायद पता हो अथवा ना हो कि विधानसभा में कितने पदाधिकारी होते हैं, मीन्स कितने अधिकारी होते हैं। तो विधानसभा में 2 अधिकारी यानी कि 2 पदाधिकारी होते हैं। नंबर 1 है अध्यक्ष और दूसरा है उपाध्यक्ष। तो विधानसभा के जो पदाधिकारी होते हैं वह 2 होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष राज्य विधानसभा का कार्य संचालन करते हैं, यानी कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह राज्य विधानसभा का कार्य संचालन करते हैं और विधानसभा की बैठकों में अनुशासन बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी में आता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके दायित्वों को पूर्ण करते हैं। वैसे तो विधानसभा का कार्य संचालन करने की जो जिम्मेदारी है वह विधानसभा अध्यक्ष की है, लेकिन कभी अगर विधानसभा अध्यक्ष किसी कारणवश अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, छुट्टी पर चले गए हैं या कोई और भी कारण है, तो ऐसी परिस्थिति में जो विधानसभा के कार्यवाही हैं उनको संचालन करने का काम उपाध्यक्ष का होता है, यानी कि विधानसभा उपाध्यक्ष इन कार्यवाहियों को संचालित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।